जय हिंद स्टूडेंट्स। आज अपन एक क्विक रिवीजन सेशन टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करें। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अपन सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं टर्म 2 के। सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। कभी भी अगर करंट कोई भी क्लोज पाथ में फ्लो हो रहा है विथआउट एनी ब्रेकेज या फिर बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। अगर हम विद द हेल्प ऑफ, या आपको एक स्विच दिखाई दे रहा है जिसमें दो कंडीशन है, ऑन और ऑफ। अगर ये स्विच ऑफ हो जाएगा या सर्किट कहीं भी ब्रेक हो जाता है तो आपका करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि करंट ऑलवेज फ्लो इन क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर करंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होना चाहिए व्हाट इज़ करंट। करंट का मतलब होता है फ्लो। तो अगर कभी भी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है इट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज आर देयर। ठीक है, जैसे अपन बात करेंगे वाटर करंट इट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर। अगर हम बोलेंगे एयर करंट तो फ्लो ऑफ एयर। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ दिस क्यू। दिस क्यू इज नोन एज चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। टाइम का आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो, सेकेंड। तो द करंट की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, कूलम पर सेकेंड। बट इट इज इन्वेंटेड विद द साइंटिस्ट एम्पियर। तो करंट की यूनिट पेटेंट हो गई एम्पियर। तो आपके एग्जामिने में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द आंसर इज एम्पियर। इफ दे आस्क व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, द आंसर इज कूलम। नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स टाइम। हमको क्या नोटिस करना रहता है कि सारी क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो समटाइम्स एग्जामिनर क्या करते हैं, यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को मैं बता दूं 2018 में इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। 1 मिली एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये करंट की छोटी क्वांटिटी है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर ऑफ -3। वैसे ही अगर यहाँ पे लिखा रहेगा माइक्रो एम्पियर, ये जो साइन दिख रहा है ये किसका है, माइक्रो का, डेट इज 1 इंटू 10 की पावर ऑफ -6। उसी तरीके से अगर यहाँ पर स्मॉल एन ए है इट मीन्स 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर ऑफ -9। तो ये डेटा आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्विंग टाइम हेल्प करेगा। प्लीज रिमेंबर नाउ द 1 मार्क्स क्वेश्चन डेट मे बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, दैट इज -1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 कूलम। प्लीज रिमेंबर दिस डेटा। और अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, तो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला पता है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू NE। आपको निकालना है 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इट मीन्स हियर वी राइट 1 N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19। जैसे आप इसको डिनोमीटर में ले जाओगे तो यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19। व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू यू गॉट द आंसर 6.25 इंटू 10 की पावर ऑफ 18। तो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है एट दैट टाइम, यू गिव द आंसर 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 बट निगेटिव चार्ज। और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर ऑफ 18। नाउ अभी हमने लर्न करा कि करंट क्या होता है। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट मीन्स I इज इक्वल टू Q अपॉन T एंड द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर और ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब किस इंस्ट्रूमेंट से अपन करंट मेजर करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज नोन एज एमीटर। एमीटर कैसे नोट करेंगे, अपन एक सर्किल बना के उसमें अगर ए लिख देंगे उसको बोलेंगे एमीटर। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। तो द आंसर इज वी ऑलवेज कनेक्टेड एमीटर इन सीरीज। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन जनरल वे में वोल्टेज बोलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में। इट मीन्स दैट इज W, इट मीन्स वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क यूनिट होती है जूल और
चार्ज की यूनिट थी कूलम, तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम। बट जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था उनका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, तो इसकी जो एसआई यूनिट थी, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्ट। दिस प्लीज रिमेंबर दिस यूनिट। कई बार एग्जाम में आपको 1 मार्क्स में पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किस यूनिट में मेजर करते हैं, दैट इज वोल्ट। अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट को किसे मेजर करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर। अभी अपन ने जस्ट रीड करा था एम मीटर यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से अपन क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर में से कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में अपन क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर। अब देखो, अगर यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें रजिस्टर आर है, तो इसके दोनों एंड के टर्मिनल में हमने क्या करा, एक वायर लिया और इसके साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि हम इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर सके। तो दैट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जहाँ से हर साल एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस आते हैं, या तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यहाँ से आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट और वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप निकालते हैं यहाँ पे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर टेम्परेचर रिमेन्स सेम। इस कंडीशन में अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं या फिर वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, इट मीन्स अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप निकाला गया कि V इज प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी गॉट अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट R। यहाँ पर कांस्टेंट का नाम हो गया R। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, R मीन्स रेजिस्टेंस। देन व्हेन वी राइट दिस इक्वेशन वी गॉट V इज इक्वल टू IR एंड दिस इज ओम्स लॉ। यहाँ पर ओम्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने के लिए, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड व्हेन वी रिमूव दिस साइन और दिस कांस्टेंट वी गॉट अ वन वैल्यू दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। बट व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, अगर हम एक एक्सेस को वोल्टेज बोल दे रहे हैं इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे एक्सेस को अगर हम करंट बोल दे रहे हैं, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर। तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। और ओहमिक कंडक्टर का हमेशा कर्व कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेस्ट आपका कंडक्टर हो गया सिल्वर, देन कॉपर, एल्युमिनियम, सो ऑन, ऐसे बहुत सारे मेटल हैं। अगर ये कर्व आपका स्ट्रेट लाइन ना बन के जिगजैग या टेढ़ा मेढ़ा या कर्व बनता है, इस तरह के कंडक्टर को हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ऑल द सेमी कंडक्टर्स आर लाई इन दैट कैटेगरी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, यहाँ से क्वेश्चंस आने के अगेन कुछ चांसेस रहते हैं, तो अपन उसको भी कवर करते हैं। दैट इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। कई बार आपके एग्जाम में इस तरह के एक डायग्राम बना देते हैं और पूछ लेते हैं दिस सिंबल रिप्रेजेंट व्हाट। आप लोग को लगता होगा आंसर होगा रेजिस्टेंस, बट ध्यान से आप देखना केयरफुली, यहाँ पर एक एरो आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी आपको एक एरो दिख रहा है। तो ऐसा अगर आपकी बुक में सैंपल आ जाता है एग्जाम में, तो इस डिवाइस को अपन बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। ये सिंपल से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक छोटी सी चीज़ समझने वाली बात यह है कि विथाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज को फिक्स रख के अगर हम करंट की वैल्यू को चेंज कर दें तो ये काम करता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस रेगुलेट करंट विथाउट चेंजिंग वोल्टेज, गॉट इट, दैट इज वेरिएबल रजिस्टर। नाउ वी डन फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है। अगर हम किसी वायर की थिकनेस को इंक्रीज कर दें और हम अच्छे से देखें तो इसकी जो साइड की एजेस हैं इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए। और जो वायर की लेंथ होगी इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इट इज फाउंड दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे देन वी गेट आर इज proportional to L upon A. When we remove this proportionality sign, then we got one constant. यहाँ पे हमको एक constant मिलेगा और इसी constant को हम बोलते हैं resistivity of the material या constant of प्रोपोर्शनलिटी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। जैसे हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए हमको एक साइन मिला जिसको हम बोलते हैं रो। रो का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम सीधा हम स्टार्ट करते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है एंड व्हाट इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। नंबर ऑफ टाइम ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर दिया हूँ, ध्यान से देखिए। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो। आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है उसके पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये अपन ने कहाँ से देखा था, V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल टू यहाँ से निकलेगा V अपॉन I और SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब हम यहाँ से समझने वाले हैं कि रो क्या होता है। अभी अपन ने रिलेशनशिप निकाला था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालेंगे दैट इज नथिंग बट R
A अपॉन L। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, तो R की SI यूनिट होती है ओम। एरिया इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और लेंथ होता है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर से एक सिंगल मीटर कैंसिल हो जाएगा। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, और डेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अब रजिस्टिविटी के बेस पे हम कैसे डिफाइन करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर को, तो अभी अपन लर्न करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टिविटी हाउ कैन वी कैरेक्टराइज conductor and insulator. Now, metal and alloy, the substance which have very low resistivity is known as metal. The order of resistivity is 10 की power of 8 to 10 की power of -10 ohm meter are known as good conductor of electricity. सिंपल वर्ड में जिनकी रजिस्टिविटी कम होती है उसको हम मेटल बोलते हैं, और जिसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इंसुलेटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर 10 की पावर ऑफ +12 से लेकर 10 की पावर ऑफ 17 +17 ओम मीटर तक अगर आपको रजिस्टिविटी दिख रही है प्लस में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। नाउ व्हाट इज एलॉय, अगर हम एक दो या तीन आपस में 2-3 मेटल को अगर हम मिलाकर कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं एलॉय। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब अपन ये लर्न करने वाले हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट एलॉय, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एलॉय से आपसे पूछता है वी जनरली मेक ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाई, विद द हेल्प ऑफ एलॉय। वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि एलॉय नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली एट हाई टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे भी अगर हम किसी मेटल को हीट करेंगे तो हो सकता है वो मेल्ट हो जाए, लेकिन एलॉय जो होता है उस टेम्परेचर को बियर कर लेता है। दैट्स वाई वी जनरली यूज़ इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर। जो आप लोग के घर में हीटर की कॉइल रहती है, दैट इज मेड ऑफ नाइक्रोम वायर। किससे बनी होती है, नाइक्रोम वायर से बनी होती है। बिकॉज एट हाई टेम्परेचर इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडियली, बिकॉज नाइक्रोम wire is a alloy which is made of nickel, chromium, manganese and iron. Now, टू मेथड ऑफ ज्वाइनिंग रजिस्टर, हाउ वी कंबाइन रजिस्टर। रजिस्टर को हम आपस में कैसे कंबाइन करेंगे, तो आपके सिलेबस में 2 मेथड दिए हैं कॉम्बिनेशन के, एक होती है रजिस्टर इन सीरीज, सेकंड इज रजिस्टर इन पैरेलल। रजिस्टर इन सीरीज मतलब हम एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर से एंड टू एंड जोड़ते हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रजिस्टर इन सीरीज। तो जैसे आप लोग के फिगर में दिखाई दे रहा है सामने सर्किट में, यहाँ पर हमने 3 रजिस्टर ले लिया। मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर दे रहा हूँ मोबाइल का फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर लिए हैं जिसको हम एंड टू एंड कनेक्शन कर दिए हैं, और इसको हम प्रॉपर सर्किट से अगर बायास कर देते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, देन वी ऑब्जर्व दैट इन थ्रू आउट द सर्किट, पूरे सर्किट में अगर आप देखेंगे यहाँ भी करंट की वैल्यू आई है, और यहाँ पे भी करंट की वैल्यू आई है, और यहाँ पे भी करंट की वैल्यू आई है। इट मींस दैट इन थ्रू आउट द क्लोज सर्किट द करंट इज सेम एवरीवेयर, फ्रॉम वी गेट वन कंक्लूजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम एवरीवेयर, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। जैसे आप मैथ्स में 2 + 3 = 5 बोलते हैं, वैसे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इंडिविजुअली अपन ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स R1 + R2 + R3 + so on, जितने भी रजिस्टर हैं आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं व्हेन वी कंबाइन रजिस्टर इन सीरीज। नाउ वी मूव ऑन रजिस्टर इन पैरेलल, जिसका सेकंड कॉम्बिनेशन है दैट इज रजिस्टर इन पैरेलल, मतलब रजिस्टर को पैरेलल में आपस में कैसे कंबाइन करते हैं। तो वी मूव ऑन द सेकंड टॉपिक दैट इज रजिस्टर इन पैरेलल। तो रजिस्टर इन पैरेलल के लिए हम नोटिस करेंगे, अगर आप 1, 2 और 3 इस तरह के 3 रजिस्टर लिए, इसके तीनों के एक टर्मिनल को अगर आप एक साथ कंबाइन करते हो, अदर टर्मिनल को एक साथ कंबाइन करते हो, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको समझने के लिए और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है तो आप नोटिस करेंगे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग, अगर आपके घर में एक पाइपलाइन है, उससे अगर पानी 2 पाइप में अलग अलग जा रहा है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 लीटर वाटर जा रहा है, तो 5 लीटर इधर जाएगा और 5 लीटर इधर जाएगा। मतलब जब भी आपका पाइपलाइनिंग से वाटर डिवाइड होता है या फिर करंट डिवाइड हो रहा है, तो हम बोलेंगे हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज एप्लीकेबल। सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे करंट आई है तो यहाँ पर जो करंट जाएगा इसको बोलेंगे I1, यहाँ बोलेंगे I2 और यहाँ पर I3। इट मीन्स अगर करंट आपको डिवाइड होता नजर आएगा कोई भी सर्किट में, तो आप वहाँ पे इस स्टेटमेंट को कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सर्किट किस में कंबाइन है, पैरेलल में। और वापस से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तीनों करंट वापस से कंबाइन होकर टोटल करंट यहाँ पे आई हो गया। तो यहाँ से हम फाइनली कंक्लूड करें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट इज नॉट सेम एवरीवेयर, बट अगर आप तीनों रजिस्टर के क्रॉस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करोगे पैरेलल में, देन यू नोटिस दैट voltage across R1, voltage across R2 and voltage across R3 is same. It means that in series combination current is same everywhere, but in parallel combination voltage is same everywhere. ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, और यहाँ से थोड़ा सा एक एप्लीकेटिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपके घर में होम अप्लायंसेस में जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे लैपटॉप, फैन, AC, फ्रिज या फिर जो भी डिवाइसेस आपके घर में, कूलर वगैरह, किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में। तो आप ध्यान रखना, आपके घर में जितने भी होम डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं या जो इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंसेस हैं, वो सारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट कि आपके घर में जो वोल्टेज आता है अराउंड 220 से 250 वोल्ट तक आता है।
ठीक है, ये वोल्टेज हमारा फिक्स रहता है, तो वोल्टेज हमारे पास फिक्स रहता है, लेकिन हमारे हर डिवाइस की करंट रेटिंग अलग अलग रहती है। इसीलिए हम अपने घर में जो भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो ऑलवेज हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सेकंड रीजन, अगर आप यहाँ पर देखो, सपोज करो ये फैन है, ये हो गया आपके घर का बल्ब, और ये मान लीजिए आपके घर का कोई थर्ड मोबाइल चार्जर हो गया। अगर आपको फैन बंद करना है तो आप यहाँ पे एक सेपरेट ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं, यहाँ पे भी ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं, यहाँ पे भी ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं। तो अपने नीड के हिसाब से आप कोई भी सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं इंडिविजुअली। इट मीन्स सेपरेट ऑन एंड ऑफ की आर यूज। बट अगर हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, जो आप लोग के ऊपर वाले सर्किट में शो कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक भी ऑन ऑफ की यूज़ करते हैं या कहीं पे भी सर्किट में ऑन ऑफ की यूज़ करते हैं, अगर हम एक भी सर्किट को यहाँ से ब्रेक करते हैं या यहाँ से सर्किट को ऑफ करते हैं तो थ्रू आउट द सर्किट करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल स्विच अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हमारे घर पे हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, जो भी कंबाइन करने के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है उसको हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। लेकिन जब आप लोग दिवाली में सीरीज जलाते हो, जिसको अपन जनरल लैंग्वेज में झालर बोलते हैं, तो वो जनरली सीरीज में होता है। तो वहाँ पर आप नोटिस करते हो जब आप लोग दिवाली या कोई भी फेस्टिवल के समय अगर सीरीज लगाते हो, अगर उसमें एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो आपकी पूरी सीरीज ही ब्रेक हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अपने घर में जो भी होम अप्लाइंसेस हैं वो किस में जुड़ी होती है, सीरीज में कि पैरेलल में। तो आंसर होगा इसका, वो जनरली पैरेलल में जुड़ी होती है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1 रेसिप्रोकल ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस है उसका इंडिविजुअल रेसिप्रोकल, मतलब 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब इसी बेसिस पे अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैंने तीनों केस का एक अलग अलग क्वेश्चन लिया है, तो 1 बाय 1 वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप इस सर्किट को देखो तो यहाँ भी करंट आई जा रहा है और यहाँ भी करंट आई है और यहाँ भी करंट आई है। इट मीन्स दैट करंट इज सेम एवरीवेयर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इस सर्किट के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। तो 2 और 2 को आप डायरेक्ट ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4 ओम। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर करंट आई है और ये करंट दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और करंट अगर डिवाइड होगा तो सर्किट किस में, पैरेलल में। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम किस में आ जाएगा बेटा, पैरेलल में। तो फार्मूला लगेगा 1/R1 + 1/R2, तो 1/2 + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1 ओम। अब दोनों को कंबाइन करके एक मिक्स कॉम्बिनेशन का अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 ओम आप देख रहे हैं सीरीज में है, और इसके साथ ये 4 और 6 आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 4 और 6 इसमें है पैरेलल में। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न करके लिख दिया है 2 सीरीज में, इसके साथ 4 और 6 पैरेलल में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको एलसीएम अच्छे से बनना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1/4 + 1/6, तो यू गॉट द आंसर 5/12। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, 1/RP = होता है 5/12, बट वी वांट द वैल्यू ऑफ RP। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 12/5, और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे यू गॉट द आंसर 2.4। जो भी आंसर आएगा उसके साथ जो एक्चुअल 2 को आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 4.4। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आपका एलसीएम में अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी जाकर आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन, अगर आप लगातार इस मोबाइल फ़ोन को बहुत देर तक ऑपरेट करोगे तो आप देखते होगे कि मोबाइल फ़ोन आपका गर्म हो जाता है। इट मीन्स हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होती है। वैसे ही अगर समर टाइम आप फैन को बहुत देर कंटिन्यूसली ऑपरेट करते हो तो फैन भी आपका हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पर हमको वही पढ़ना है। यहाँ पर आपको पहली चीज़ समझना चाहिए, व्हाट इज पावर। हमारा टास्क क्या है कि हम कोई भी सर्किट को जब ऑन करते हैं तो पावर के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होती है। तो सबसे पहले हम उसी के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज पावर। पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। अगर हम पावर को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम कंटिन्यूसली टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख रहे हैं आपका मोबाइल फोन है, अगर मोबाइल फोन को आप बहुत देर ऑपरेट करोगे तो मोबाइल फोन क्या हो जाता है, ड्यू टू कंटिन्यूसली यूज एनर्जी डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट में क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V × I। अगर हम यहाँ पर इसको T से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर इज मल्टीप्लाई विथ T, इट बिकम हीट, यही बन जाता है हीट। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिख सकते हो, हीट इज नथिंग बट VIT। हीट को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड टाइम। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, आप लोग ने ओम्स लॉ पढ़ा है, V = IR। अगर इन प्लेस ऑफ V अगर हम यहाँ पे IR पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा IR × IT। तो यहाँ पर देख रहे हैं I कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। I × I = I² RT। और जो इक्वेशन बनती है H = I² RT, इसको सबसे पहले जूल ने बताया था, इसलिए इसको बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होती है, H = I² RT। मतलब हीट जो है करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होती है, स्क्वायर की होती है। इसी वजह से अगर हम बहुत देर तक करंट भेजते हैं कोई भी सर्किट में तो आपके सर्किट क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके एग्जाम में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है तो वहाँ पे आपको जूल लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या आपको इक्वेशन बताना पड़ेगा। नाउ वी मूव ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जूल लॉ ऑफ हीटिंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ
हीटिंग इफेक्ट। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या है, वैसे तो आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो, हीटिंग इज़ अनडिजायरेबल, हम चाहते नहीं कोई भी डिवाइस हीट हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए हम हीट को एज अ एडवांटेज यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हो, या इमर्जन रॉड, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह यूज़ करते हैं। ये सारे चीज़ जितनी भी डिवाइसेस का मैंने नाम बताया, दिस ऑल आर वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम इस अनडिज़ायरेबल चीज़ को एज अ डिज़ायरेबल और एज अ वांटेड हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है कि आखिर इस हीट को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग के घर में इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, जो पहले पर यूज़ करते थे, दैट इज़ फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट बल्ब में यहाँ पर एक मेटल यूज़ होता है, इस मेटल को बोलते हैं टंगस्टन। या कौन सा मेटल यूज़ करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछता है फिलामेंट बल्ब में कौन से मेटल का यूज़ करते हैं, तो द आंसर इज टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। और फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ दिस फिलामेंट बल्ब हम इसमें इनएक्टिव नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भरते हैं। यहाँ पर हम एज अ लाइट एनर्जी इस बल्ब को यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम लाइट एनर्जी इट आल्सो गिव हीट एनर्जी। नाउ वी मूव ऑन इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई थी, जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट हो रही है, मतलब द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड या फिर कंज्यूम हो रही है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको पावर बोलते हैं। तो पावर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट, आपके पास सिर्फ दो चीज़ है, दैट इज वोल्टेज एंड करंट, दोनों की आपस में आप लड़ाई करा दो। इट मीन्स पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट, दैट इज पावर। और अगर आप इसी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाता है हीट। इट मीन्स अगर आपके पास सिर्फ दो क्वांटिटी थी, वोल्टेज और करंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम पावर। तो पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट। अब यहाँ से अपन पावर की दो और डेफिनेशन या दो और न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने वाले हैं, प्लीज सी केयरफुली। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो अगर आप यहाँ पर V की जगह IR लिखो विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। नाउ अगर आपको पता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, आप ऑलरेडी अवेयर हो V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। यहाँ से अगर आप I की वैल्यू निकालोगे तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। तो इन प्लेस ऑफ I अगर आप क्या रखते हो, V अपॉन आर, इन प्लेस ऑफ I अगर आप रखते हो V अपॉन आर, तो V इंटू V स्क्वायर आर। तो फाइनली आपको ये तीन फॉर्मूले रिमेंबर रखने हैं ड्यूरिंग द सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, और सम टाइम इन 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको कोई भी रिलेशनशिप पूछे जा सकते हैं। पावर के आपने तीन फॉर्मूले देखे, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट, सेकंड आपने देखा आई स्क्वायर आर, और लास्ट होता है V स्क्वायर अपॉन आर। अब एक्चुअल में पावर क्या होती है, पावर एनर्जी डिसिपेट हो रही है, ठीक है। तो पावर की SI यूनिट क्या होती है, तो प्लीज़ रिमेंबर द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। लेकिन वाट एक बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है जो हम जनरली यूज नहीं करते। तो वी मूव ऑन द लार्जर यूनिट ऑफ द पावर, तो वी मूव ऑन किलो वाट। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। अब जो आपके घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है या आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसको हम जनरली, आप लोग को पता होगा, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो आप लोग को देता है 56 यूनिट। 6 यूनिट आपने कितनी यूनिट क्या करी है, कंज्यूम करी है, यूनिट में आता है। तो व्हाट इज 1 यूनिट। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वाट आवर। आपने कितने किलो वाट एनर्जी को कंज्यूम किया पर आवर, तो दैट इज 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। प्लीज रिमेंबर दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन मे आस्क दिस टाइम आल्सो। नाउ व्हाट इज 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर कितना होता है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। 1 किलो वाट आवर, थोड़ा सा स्क्रीन साइज इंक्रीज कर दिया, नाउ इट इज बेटर। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, अगर आप सिर्फ आंसर देखना चाहोगे तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, 1 किलो वाट आवर इज 3.6 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 जूल। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये आया कैसे, अब देखो 1 किलो इट मीन्स 10 की पावर ऑफ 3 वाट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, दैट इज 3600। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यू गॉट 36 इंटू 10 की पावर ऑफ 5 वाट सेकंड। जैसे आप इसको सिग्निफिकेंट डिजिट में रखोगे तो आपको पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, इट मीन्स 3.6 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 वाट सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं जूल। तो दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।